अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या है। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स को स्टडी करने से पहले आपको फेमिलियर होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर से। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे दो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे टॉप पे होता है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में, फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम ये होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मिड में आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ पे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स राइट साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे ये नोबल गैसेज है। यहाँ पे सबसे टॉप पे आएगा हीलियम। ये हमारे पास होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वाले कौन से हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये वाले होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के नीचे दो रोज जो होती हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की होती हैं। ठीक है, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप भी एस ब्लॉक में आते हैं और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, सेकंड वन इनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जबकि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। सेकंड वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है, इनकी मेटालिक नेचर की वजह से और अर्थ क्रस्ट में इनकी अक्रंस की वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। इन एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो लाई करती है हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स और लेस रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल्स। दे हैव रिएक्टिविटी बिटवीन, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो आती है हाई रिएक्टिव अल्कली मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ये होते हैं डी ब्लॉक, इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें कहता है, उसके बाद कहता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये 8th मोस्ट वाइडली एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में मौजूद होती हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा बेरिलियम के बारे में बताया हुआ है। बेरिलियम कहता है कि जो एरोस्पेस मटेरियल्स होते हैं, एरोस्पेस मटेरियल्स कौन से हैं, जो कि हवा और खलाबाजी के मवाद के लिए तैयार किए जाते हैं ना मटेरियल्स, वो वाले, उनमें कहता है जो कॉपर अलॉय होता है, कॉपर अलॉय उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉपर अलॉय को सख्त करने के लिए बेरिलियम यूज़ होता है। अलॉय क्या होते हैं, अमेजे, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के या नॉन मेटल्स के अमेजे हैं। तो बेरिलियम जो है वो क्या करता है, एरोस्पेस मटेरियल्स के लिए जो कॉपर अलॉय यूज़ होता है उसको हार्ड करने में यूज़ होता है। टू हार्ड कॉपर अलॉय, अलॉय क्या है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है, कॉपर अलॉय को हार्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए, फॉर एरोस्पेस मटेरियल्स। कौन काम ये कर रहा है, बेरिलियम। और बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2 का एक एलिमेंट है जो कि सबसे ऊपर लाई करता है। इसी तरह उसके बाद मैग्नीशियम के बारे में बताता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, और ये लीव्स में मौजूद होता है।
उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और बस ये चारों जो हैं ये फायरवर्क्स, जो पटाखे होते हैं, आतिशबाजी होती है, उनको वाइब्रेंट कलर देने के लिए यूज़ होते हैं। वाइब्रेंट मतलब तेज़ कलर के लिए यूज़ होते हैं। जैसे शादियों में फायरवर्क्स होती है, आतिशबाजी होती है और वो जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही होती है उसके कलर बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो इस चीज़ में कौन हेल्प कर रहा होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ये इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं फायरवर्क्स के। क्यों? वाइब्रेंट फ्लेम कलर्स की वजह से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमारा ग्रुप 2 एलिमेंट्स का था इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखना है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इन सब के जो आउटर मोस्ट शेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2-2, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 2-2 हैं। जैसे बेरिलियम देख लेते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। ठीक है, पहले शेल में 2 आ जाते हैं, फिर अगले शेल में 2 आ जाते हैं। फिर मैग्नीशियम की हम बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो पहले शेल में 2, फिर 8, 8 और 2 10 हो गए, और फिर 2 12। देखें आप कि इसके आखिरी शेल में भी 2 हैं, इसके आखिरी शेल में भी 2 हैं। इसी तरह कैल्शियम में भी 2 होंगे, स्ट्रोंटियम में भी 2 होंगे, बेरियम में भी 2 होंगे। तो ऊपर से नीचे आते हुए एक तो इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। आप लिखेंगे एटॉमिक साइज increases from टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। फिर स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर से नीचे आते हुए इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होनी है। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्ट, किसी चीज़ के साथ रिएक्ट होने की एबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली लूज़ कर देते हैं, क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। ये जी पहले मेरे पास है सिर्फ 2 शेल। ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस है 1 और 2। फिर हो जाते हैं 1 2 3 शेल, फिर 1 2 3 और 4। फिर ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ऊपर से नीचे आते हुए शेल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। देखें अब यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे ज़्यादा है। ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकेंगे। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होती जा रही है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा उतनी ही इजीली, उतनी ही आसानी के साथ ये मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा इजीली कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा? रेडियम, और उस फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम। तो ये चीज़ है। ठीक है, और इन सब के आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आप कहेंगे दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि सब के आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम इनका एटॉमिक नंबर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 12 और कैल्शियम का होता है 20, स्ट्रोंटियम का होता है 38 और बेरियम का होगा 56। ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। अब थोड़ी सी हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। ये एटॉमिक नंबर था, अब हम इनकी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2। पहले में भी 2, दूसरे में भी 2। तो आपकी बुक में क्या किया हुआ है? 1s2 की जगह हीलियम लिख दिया गया है। हीलियम क्या है? एक नोबल मेटल है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया है? 1s2 की जगह हीलियम लिख दिया गया है।
उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में बच्चों नियॉन लिख दिया गया है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, फिर 3s2। तो यहाँ पे 6 और 2 8 और 2 10, इस चीज़ की जगह पे लिख दिया गया है नियॉन 3s2। ठीक है, फिर कैल्शियम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए अभी 10 10 और 8 18, बाकी 2 रह गए, तो यहाँ पे आएगा 4s2। अब ये 18 की जगह आपकी बुक में लिख दिया गया है आर्गन, क्योंकि आर्गन एक नोबल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले वाले में आपने हीलियम लिख दिया, सेकंड वाले में आपने इसकी जगह नियॉन लिख दिया, फिर आर्गन लिख देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में आप लिखेंगे क्रिप्टॉन 5s2, फिर जिनॉन 6s2, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर आते हैं मेटालिक रेडियस की तरफ। पहले हमने डिस्कस की एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी डिस्कस कर लिया, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा, सारी ना कीजिएगा। ठीक है, और फिर अब आप देखेंगे मेटालिक रेडियस। तो बच्चों मेटालिक रेडियस क्या है? रेडियस होता है यहाँ से लेके न्यूक्लियस से लेके इस आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है। तो देखें डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो मेटालिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम का है 112, ठीक है, फिर इसका मैग्नीशियम का होगा 160 होगा, फिर 197, फिर 215, और फिर बैरियम का 222 होता है। तो ये ऐसे जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। आयनिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। उसके बाद आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि यूज़ होती है, रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। तो क्या दोनों एक ही दफ़ा में निकल जाएंगे? नहीं, पहले एक निकालना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर दूसरा निकालना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं इसको ना थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं निकालूंगी तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसको निकालूंगी तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब एक निकल जाता है, एक निकलने के बाद जैसे हम ये देख लेते हैं मैग्नीशियम 12, ठीक है, 12 एटॉमिक नंबर है। जब मैंने एक निकाला प्लस चार्ज आ गया, अब जो है वो इतनी नहीं होगी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी दूसरी दफ़ा निकालने के लिए होगी। जैसे अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? +738 किलो जाउल पर मोल है। ठीक है, अब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, अब मैंने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फिर +2 चार्ज आएगा, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। अब जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो इससे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है। पहले जब दोनों थे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन दोनों पे थी, न्यूक्लियस ने इन दोनों को होल्ड किया हुआ था। अब ये वाला चला गया, ये वाला चल गया, इस बेचारे की जान फंस गई। अब इसकी अट्रैक्शन इसके ऊपर ज़्यादा हो जाती है न्यूक्लियस की, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है, निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे एनर्जी जो यूज़ होगी वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 1451 किलो जाउल पर मोल, और ये कौन सी है? आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी है। ठीक है, प्लस चार्ज इसलिए लिखा क्योंकि एनर्जी रिक्वायर हुई है, रिलीज नहीं हुई, हमें देनी पड़ती है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards
इटसेल्फ, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हुए टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होनी है। क्यों बच्चों? देखें, अब जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे कोई एक और बना हुआ है, वो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जा रहा है, अट्रैक्शन कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि ये दरमियान में शेल्स जो हैं वो हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्होंने शील्ड किया हुआ है किसको? ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। ये एज अ बैरियर वर्क कर रहे हैं। अट्रैक्शन कम हो गई है शेयर्ड पेयर वाले से, जिसकी वजह से ये जो है वो उतनी मजबूती से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता जितनी फोर्सफुली ये करेगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी है? डिक्रीज होनी है। तो ये था स्टूडेंट्स आपकी प्रॉपर्टीज़, और थोड़ा सा हमने ट्रेंड भी देख लिया। अब चलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तरफ। तो टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बेस करती है ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है, ऊपर हमने डिस्कस किया है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2, जैसे 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। सिर्फ n की जगह हमने 2, 3, 4, 5, 6 लगाया। और s2 का क्या मतलब है कि सब के आखिरी शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 हैं। आफ्टर लूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद ये स्टेबल आयन बन जाते हैं और उनके ऊपर चार्ज कितना होता है? M+2 चार्ज होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये इजीली किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी मैंने पहले भी बताया है, रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है डाउन दी ग्रुप। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप। तो बेरिलियम की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम है और बेरियम और रेडियम की सबसे ज़्यादा है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। ज़्यादातर ना बेरियम तक डिस्कस किया गया है, रेडियम को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। तो क्यों रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है? तो अब आप लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। एक तो साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज इन साइज। दूसरा स्टूडेंट, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट हम देख लेते हैं क्या है। शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या है ये शील्डिंग इफेक्ट? देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है। क्या मतलब है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जा रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, शेल बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे अब अट्रैक्शन कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब एक और शेल आ गया, उस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने शील्ड किया हुआ है, बचाया हुआ है किसको? आउटर मोस्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको, न्यूक्लियस से, ठीक है। और यहाँ पे फिर दरमियान में देखिए कितने शेल्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, इनर शेल्स 2 हैं, तो ये भी शील्डिंग का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो इन्होंने भी शील्डिंग का काम किया हुआ है, स्क्रीन किया हुआ है। ये एज अ इनर शेल्स बैरियर के तौर पे काम करें। तो ऊपर से नीचे शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि शेल्स की तादाद बढ़ रही है। फिर हमने देखा डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जो है वो कम होती है। अब वो कैसे कम होती है स्टूडेंट्स? देखें जी, यहाँ पे है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि जी दो बच्चे जो हैं वो जो टीचर के पास बैठे हुए हैं, टीचर न्यूक्लियस है और बच्चे जो हैं वो हैं जी इलेक्ट्रॉन्स। तो
टीचर की अट्रैक्शन जो सामने वाले बैठे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा होती है। तो कोई बाहर से बच्ची आए, अब जो फ्रंट में बच्ची बैठी उसको निकालना चाहे तो मतलब नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, टीचर की अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा होती है। उसको बाहर लेके जाने के लिए या उस तक अप्रोच करने के लिए बाहर वाली बच्ची को एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, एनर्जी ज़्यादा पुट करनी होती है। इस वजह से वहाँ से जो है वो इजीली जो है वो नहीं निकाला जा सकता, तो उसके लिए एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगती है। यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी। फिर यहाँ पे चलो एक लाइन दरमियान में और आ गई है, एक शेल और आ गया जिसकी वजह से इजीली इसकी निस्बत यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। एनर्जी हमें इसकी निस्बत यहाँ कम देनी पड़ती है। फिर यहाँ पे एक और शेल आ जाता है, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे फिर शेल और ज़्यादा एक आ जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें यहाँ पे देनी पड़ी और सबसे ज़्यादा कम एनर्जी हमें यहाँ पे देनी पड़ी। तो यहाँ पे आप करेंगे डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना यहाँ से इजी हो जाता है और रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब आप क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किस चीज़ की होगी? बेरिलियम की होगी, सॉरी बेरिलियम की कह रही हूँ, बैरियम की होगी। तो आप इधर लिखेंगे बेरिलियम की सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिविटी है, क्योंकि हमने कहा ना रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा फिर कम इसकी हुई, फिर मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा हो गई, फिर कैल्शियम की उससे मैग्नीशियम से भी ज़्यादा हो गई, स्ट्रोंटियम की कैल्शियम से भी ज़्यादा हो गई और बैरियम की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स की बिना पे रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, बेरिलियम से बैरियम में। बेरिलियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है और बैरियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। आई होप सो स्टूडेंट्स के आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी ड्रॉप करना है।